हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी आज आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूं जो लगभग मेरा हर पेशेंट पूछता है। वो वीडियो है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें अस्थमा है या नहीं है। तो पहली बात, हिस्ट्री पेशेंट की प्रॉपर लेंगे। पेशेंट को खांसी होगी, सांस का फूलना होगा, चेस्ट टाइटनेस होगी और सीटी की आवाज़ें जिसे वीजिंग बोलते हैं। ये 4 सिम्टम पेशेंट में पाए जाते हैं। ये सिम्टम जनरली सुबह सुबह होते हैं 4 और 6 बजे के बीच में, और ये सिम्टम वेरिएबल होते हैं। किसी दिन होते हैं, किसी दिन नहीं होते हैं, और किसी दिन पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। और पेशेंट ऐसे कहते हैं कि आज तो हमने दवाई भी नहीं ली तो भी बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा मौसम बदला, आंधी वांधी आई तो एकदम से फिर प्रॉब्लम होने लग गई। तो ये हिस्ट्री इसमें बहुत कॉमन होता है। ठीक है, इसके बाद पेशेंट को हम एक्सपोजर पूछते हैं कि कोई उसका डस्ट का एक्सपोजर तो नहीं है, स्मोक का एक्सपोजर तो नहीं है, कोई फ्यूम का एक्सपोजर तो नहीं है, या एयर पोल्यूशन के संपर्क में बहुत ज़्यादा तो नहीं रहते। ठीक है, तो जब हमको ये पता चल जाता है हिस्ट्री के माध्यम से कि पेशेंट को अस्थमा है या नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि पेशेंट को किस तरीके का अस्थमा है। एक होता है एक्सट्रिंसिक अस्थमा। एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर से। दूसरा होता है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मतलब फ्रॉम इनसाइड। तो एक्सट्रिंसिक अस्थमा भी 2 टाइप का होता है। एक एटोपिक होता है जिसमें आईजीई लेवल्स बढ़ते हैं, सीरम टोटल आईजीई, और जनरली स्किन प्रिक टेस्ट जो होता है एलर्जी का वो पॉजिटिव आता है। दूसरा होता है एलर्जिक अस्थमा। तो एलर्जिक अस्थमा में हमारे एब्सोल्यूट इस्नोफिल काउंट्स बढ़ते हैं। फिनो जो होता है, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, वो जनरली पॉजिटिव मिलता है। तो इसको हम बोलते हैं एलर्जिक अस्थमा। ठीक है, तो ये दोनों ही एटोपिक और एलर्जिक या इस्नोफिलिक, ये एक्सट्रिंसिक अस्थमा की श्रेणी में आते हैं। जो दूसरा अस्थमा होता है जो अंदर से होता है उसको हम इंट्रिंसिक बोलते हैं। उसमें जनरली जो एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो फिक्स होता है। ठीक है, जैसे एक्सट्रिंसिक में वेरिएबल होता है, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है, जो कि अस्थमा का टिपिकल फीचर्स है। तो ज़्यादातर पेशेंट में एक्सट्रिंसिक ही होता है 80% में। 20% में इंट्रिंसिक होता है जो अंदर से होता है, ये न्यूट्रोफिलिक होता है, और इसमें ये नॉन एटोपिक टाइप का होता है। जैसे कि एक्सट्रिंसिक तो एटोपिक होता है, जो इंट्रिंसिक होता है नॉन एटोपिक होता है, फिक्स्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है, बार बार चेंज नहीं होता ऑब्स्ट्रक्शन, और न्यूट्रोफिलिक होता है। जनरली इन द अर्ली मॉर्निंग इसका एक्सेसरबेशन होता है या रात में होता है। ठीक है, तो जो ड्यूरनल वेरिएशन होती है, जैसे किसी दिन ज़्यादा दिक्कत है किसी दिन कम दिक्कत है, तो ये अस्थमा में ड्यूरनल वेरिएशन ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, अब एक होता है कफ वेरिएंट ऑफ अस्थमा, जिसमें पेशेंट की खांसी ठीक नहीं हो रही होती, कफिंग होती है बहुत। तो कफिंग ज़्यादा होती है, जब हम अस्थमा के टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि पेशेंट को 3 महीने से खांसी का जो प्रॉब्लम है अस्थमा की वजह से हो रहा है। तो हम उसको कुछ दवाइयाँ देते हैं तो उसकी खांसी बिल्कुल ठीक हो जाती है, जो कि आम डॉक्टर्स जो है उसको नहीं कैच कर पा रहे होते कि किस प्रॉब्लम की वजह से है। तो इसको बोलते हैं कफ वेरिएंट ऑफ अस्थमा। एक एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा होता है, जब पेशेंट रनिंग करते हैं या ट्रेडमिल करते हैं या जिम में जाते हैं तो उनका एक्सेसरबेशन होता है, अस्थमा बढ़ जाता है। और एक होता है जो स्विमिंग वगैरह से एसोसिएटेड होता है, जब पेशेंट ठंडे वाटर में स्विमिंग करते हैं तो उसके बाद अस्थमा का एक्सेसरबेशन होता है। एक प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड अस्थमा होता है जो जनरली प्रेगनेंसी में ही पेशेंट्स में होता है, और जब डिलीवरी हो जाती है तो उसके बाद अपने आप ठीक हो जाता है, या हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। तो ये सारा हम हिस्ट्री में देखते हैं पेशेंट को। फिर देखते हैं पेशेंट को गर्ड का हिस्ट्री तो नहीं है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज का, या कोई साइनस का हिस्ट्री तो नहीं है, कोई नेजल पॉलिप का हिस्ट्री तो नहीं है, ओबेसिटी का तो प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट अचानक से मोटा तो नहीं हो गया है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि अस्थमा को डेवलप कराते हैं। अब ये सब हिस्ट्री लेने के बाद हम पेशेंट का पीएफटी टेस्ट करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। उसमें ये पता चल जाता है कि जो पाइप होते हैं, इसे ब्रोंकस बोलते हैं, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं है। ऑब्स्ट्रक्शन होता है, ये एयरवे वॉल की स्वेलिंग हो जाती है, जो अंदर जाने का रास्ता है ब्रोंकस के वो नैरो हो जाता है, और सीटी की आवाज़ें विस्लिंग की उतनी ज़्यादा आती हैं जितना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होता है। तो ये पेशेंट को है या नहीं है, और है तो कौन सी स्टेज है। ये जैसे माइल्ड है, ये मॉडरेट है, ये सीवियर स्टेज मानी जाती है, एक वेरी सीवियर भी होती है। पीएफटी के बाद हम पेशेंट का एक्सरे कर सकते हैं, जिसमें ब्रोंकोवेस्कुलर मार्किंग्स पेशेंट की प्रोमिनेंट मिल सकती हैं। कुछ पेशेंट जो पीएफटी नहीं कर पाते, सांस देर तक नहीं छोड़ पाते, उनका हम फोर्स्ड ऑसिलोमेट्री टेस्ट करते हैं, जो कि बच्चों के केसेस में और बुजुर्गों में किया जाता है। ये चीक्स पे ऐसे हाथ रख के टाइडल वॉल्यूम पर किया जाता है। टाइडल वॉल्यूम मतलब जो नॉर्मल ब्रेथ अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, उसी में ये हो जाता है, जो 500 ml हमारा होता है। क्योंकि बच्चे ज़्यादा देर तक ब्लो नहीं कर पाते हैं तो अपना नॉर्मल सांस लेते रहते हैं, उनका टेस्ट हो जाता है। तो एफओटी से ये भी पता चलता है कि पेशेंट को अर्ली ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है। अर्ली यानी कि स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। स्मॉल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता है जब पाइप एंड में जाके पतले हो जाते हैं, तो ऑब्स्ट्रक्शन यहीं पे मिल रहा है, खाली ऊपर कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है लार्जर एयरवे में, स्मॉलर एयरवे में है। ठीक है, तो स्मॉलर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन डिटेक्ट करने के लिए और बच्चों में बुजुर्गों में एफओटी टेस्ट बहुत यूजफुल होता है।
इसके बाद कुछ पेशेंट का डायग्नोसिस नहीं अस्थमा का बन पा रहा है तो हम उसका फिनो टेस्ट भी करते हैं, फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। उसमें ईस्नोफिलिक इन्फ्लेमेशन कितना है, कितना ईस्नोफिलिया है ब्रोंकस के अंदर। जैसे ब्रोंकस के अंदर ये इन्फ्लेमेशन हो गई है, स्वेलिंग हो गई है, तो यहाँ पे कुछ सेल्स होती है, तो इस सेल्स में ईस्नोफिल कितनी सेल्स है, तो ईस्नोफिल सेल्स अगर ज्यादा हैं तो ईस्नोफिल से नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है जो यहाँ से आ जाती है और हम मशीन से उसको नाप लेते हैं कि कितना नाइट्रस ऑक्साइड है। क्योंकि ज्यादा नाइट्रस ऑक्साइड है तो ऐसे पेशेंट जो स्टेरॉइड की दवाइयां होती हैं और एंटी एलर्जिक, उनसे जल्दी ही रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, पेशेंट को अगर नई डायग्नोसिस बन रहा है तो फिनो के माध्यम से भी पता चल जाता है। इसके बाद हम एब्सोल्यूट ईस्नोफिल काउंट करते हैं। अगर ये 450 से ज़्यादा है तो हम ऐसा मानते हैं कि हाँ, पेशेंट को एलर्जिक इन्फ्लेमेशन एक्सट्रिंसिक टाइप का, टी हेल्पर 2 सेल टाइप का ज़्यादा हो रखा है। और इसके बाद फिर हम एक्सरे पीएनएस कर सकते हैं एलर्जिक राइनाइटिस साइनोसाइटिस देखने के लिए। और इसके बाद स्किन एलर्जी प्रिक टेस्ट होता है या फिर ब्लड से भी होता है ये, जिससे पता चल जाता है एलर्जी किन किन चीज़ों से है और कितनी है। और आजकल एक और न्यू टेस्ट होता है जिसको बोलते हैं एलर्जी फाडिया टॉप। तो कुछ पेशेंट जो स्किन एलर्जी टेस्ट या ब्लड से नहीं कराना चाहते हैं तो उनका एलर्जी फाडिया टॉप टेस्ट करके ये पता चल जाता है कि अस्थमा एक्सट्रिंसिक टाइप का है या इंट्रिंसिक टाइप का है, तो हम उसी हिसाब से उसका ट्रीटमेंट फिर प्लान करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको डिटेल में बताया कि आप कैसे पता करें कि पेशेंट को अस्थमा है या नहीं है। तो अगर 2 चीज़ों की मैं बात करूं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अस्थमा की डायग्नोसिस में, वो है पेशेंट का हिस्ट्री और पीएफटी टेस्ट। ये 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार इनसे डायग्नोसिस नहीं बन पाता है तो हम बाकी चीज़ों का सहारा लेते हैं, या पेशेंट को अस्थमा ज़्यादा होता है तो बाकी टेस्ट करके ये पता लगाते हैं कि पेशेंट को जो परमानेंट ट्रीटमेंट होता है अस्थमा का, जिसे हम बायोलॉजिक ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो काम करेगा या नहीं करेगा। तो आई होप फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में बनाया है, आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।